Hello students, welcome to the course Mathematics 3. Today we will study about integral domain and its property, and I will define some division rings and field which I have discussed in earlier class also. Division ring. As I have discussed, कि division ring a ring with unity in which every non-zero element has a multiplicative inverse. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक रिंग है जिसको जो यूनिटी के भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग डिवीज़न रिंग कहते हैं। हम पहले भी बताए थे कि डिवीज़न रिंग जो होता है वो 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। यूनिटी मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ये तो हमारा कितना हो गया 8 प्रॉपर्टी प्लस यूनिटी वाला 1 प्रॉपर्टी प्लस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक प्रॉपर्टी और, तो हमारे पास टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हो गए विच शुड बी सेटिस्फाइड टू बी कॉल्ड एज डिवीज़न रिंग। डिवीज़न रिंग को ही हम लोग स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। और कोई भी डिवीज़न रिंग होता है, कोई यूनिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट होता है फील्ड। फील्ड क्या होता है? कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग, देखिए डिवीज़न रिंग और फील्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग है एंड दिस इज़ ओनली रिंग विच इज़ सेटिस्फाइंग यूनिटी। ये कॉम्यूटेटिव रिंग होने के साथ साथ यूनिटी की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब कि डिवीज़न रिंग और फील्ड में बस एक प्रॉपर्टी का अंतर है। फील्ड जो है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है, लेकिन डिवीज़न रिंग आपका सारे प्रॉपर्टीज़ को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन कॉम्यूटेटिव वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके बाद इसका एक एग्जांपल है कि z अगर कोई सेट है जिसमें इंटीजर्स वैल्यू लिखे हुए हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो ये जो z जो सेट है हमारा, वो डिवीज़न रिंग ना तो डिवीज़न रिंग है और ना ही फील्ड है, क्योंकि अगर कोई भी सेट अगर आपका डिवीज़न रिंग नहीं है तो हम लोग उसको फील्ड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी सेट प्रॉपर्टीज डिवीज़न रिंग सेटिस्फाई करता है वही प्रॉपर्टी फील्ड भी सेटिस्फाई करता है, बस एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाता है कॉम्यूटेटिव वाला। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं है डिवीज़न रिंग, इसका लिए हम लोग इसके प्रॉपर्टी पे एक बार देखते हैं कि क्यों नहीं है ये। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम मान लो कि 2 ले लिए एक एलिमेंट, अब 2 का हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा आंसर जो है वो 1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप 2 में, अगर हम लोग ऑब्वियसली हम 2 में सिर्फ 1/2 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि मेरा आंसर 1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर 2 में हम 1/2 मल्टीप्लाई कर दे तो है ना 1 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इस सेट में क्या 1/2 है? इस सेट में तो हमारा 1/2 ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमारा इंटीजर्स का सेट होता है वो ना तो डिवीज़न रिंग होता है, और अगर डिवीज़न रिंग नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक और है प्रॉपर्टी की रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो आपका डिवीज़न रिंग होता है, और डिवीज़न रिंग है तो इसका मतलब अगर एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो फील्ड भी हो जाएगा। क्योंकि देखो जो रैशनल नंबर का सेट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं वो p/q होता है, p/q के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो आप देखो कि यहाँ पे अगर हम p/q कोई नंबर लिए तो p/q में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो q/p भी हमको इस रैशनल नंबर के सेट पे मिल जाएगा। इसीलिए ये हमारा फील्ड भी है, और फील्ड है तो इसका मतलब डिवीज़न रिंग भी है। एडिशन मॉड्यूलो n के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका डेफिनेशन ये होता है कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर पर बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं व्हेन a + b इज़ डिवाइडेड बाई n। जब a + b को हम लोग डिवाइड करते हैं n से तो जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग कहते हैं एडिशन मॉड्यूलो। तो जो जैसे देखो यहाँ पे 7 + 6 8 है, तो यहाँ पे 7 और 8 को आपको ऐड करना है तो 15 आएगा, और यहाँ पे 6 से उसे डिवाइड करना है, पे गलती से 3 लिखा हुआ है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा डैट इज़ नोन एज एडिशन मॉड्यूलो n। तो देखो अगर हम मान लो कि 15 है, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में तो 12 होगा, और रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। तो यही रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखे हैं। तो एडिशन मॉड्यूलो में क्या लिखा जाता है,
रिमाइंडर आपको पहले ऐड करना है, 6 से डिवाइड करना और रिमाइंडर को लिखना है। सिमिलरली 11 + 2 होता है 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 6 आएगा। सिमिलरली 2 और 4 क्या होता है, 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। और उसी तरह से और 2 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो। जैसे एडिशन मॉड्यूलो में हम लोग क्या किए, एडिशन किए। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा इसका आंसर होगा। अब देखो जैसे कि 7 × 2 हम किए, 14 आया। 14 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में यहाँ 10 हो जाएगा और रिमाइंडर 4 हो जाएगा, तो यही मेरा रिमाइंडर ही तो मेरा आंसर है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो Z7 एक ऐसा सेट है जहाँ पे ये एलिमेंट्स है 0 से लेके 7 तक के एलिमेंट्स हैं। तो ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ फील्ड, इट हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव। तो मतलब हम पहले भी बताए कि Z जो होता है वो तो हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं, Z जो होता है वो हमारा ना तो फील्ड होता है और ना ही डिवीज़न रिंग होता है। तो अगर हम Z जो सेट है उससे अगर हम 4-5 एलिमेंट भी ले ले, चाहे हम 1 2 3 4 5, बस ये 5 एलिमेंट से ही एक सेट बना दे, तो भी हमारा ये कभी भी फील्ड भी नहीं होगा, ना ही डिवीज़न रिंग होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 से लेके 7 तक है। अब 7 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आंसर 1 आ जाए, तो ऐसे केस में आंसर होगा कि हम 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये 1/7 इस ग्रुप में है? इस ग्रुप में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा डिवीज़न रिंग नहीं होगा। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर डिवीज़न रिंग वो नहीं होगा। नेक्स्ट है ज़ीरो डिवाइज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना कि ए अगर ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, और लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से समझो कि ए अगर ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, और अगर दोनों का प्रोडक्ट मेरा ज़ीरो आ गया तो हम लोग उसको कहेंगे रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, और मेरा जो दोनों का प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे होने के लिए हम लोगों को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का कंसेप्ट समझना है। जैसे देखो अगर हम 2 + 3 करेंगे, 2 × 3 करेंगे और उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर जो होगा 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का रूल है कि इसमें हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, मेरा 6 आया। 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ आंसर 1 नहीं लिखना है जो प्रॉपर नॉर्मली लिखते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 होगा। तो ये ऐसा केस है, यहाँ पे ए भी आपका 2 है, बी भी 3 है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया मेरा 0। सिमिलरली 3 4 ले लो, कुछ भी ले लो, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। अब रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र का मतलब क्या होता है कि ए आपका 0 नहीं है, बी आपका 0 नहीं है, तब ए और बी का प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। इस पर तो एग्जाम्पल देने का ज़रूरत नहीं है, ये तो समझ में आ जाएगा कि अगर ए और बी मेरा 0 नहीं है तो ऑब्वियसली ए और बी का प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ए अगर हम 2 ले लिए, बी अगर 3 ले लिए, तो ए और बी का प्रोडक्ट 6 आएगा। 0 लाना ही है तो हमें ए या तो बी में से कोई एक टर्म को 0 होना चाहिए। एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉर ज़ीरो डिवाइज़र के लिए। एग्जांपल है कि अगर ए मान लो 1 0 0 1 है, 0 0 है, मतलब ये आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है। बी आपका 0 0 0 1 है, ये भी आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो अब देखो कि ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा। ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग क्लास 12th में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो, तो वही अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट करने का तरीका है कि इसको और ये वाले कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ आंसर लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखते हैं। सिमिलरली इस सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ, और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हम लोग यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये दोनों तो आपका नॉन ज़ीरो था, लेकिन इसका आंसर 0 0 0 मतलब एक नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपका हो गया कि ए भी मेरा नॉट इक्वल टू 0, बी भी नॉट इक्वल टू 0, बट स्टिल ए एंड बी का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ गया, वो आपका 0 आ गया। तो ये मेरा रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है
इंटीग्रल डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल डोमेन हम बहुत शॉर्ट में बताए हैं, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी बुक से भी अगर आप लोगों को कोई मिलेगा कोई प्रॉपर डेफिनेशन वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है इंटीग्रल डोमेन का कि कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी मतलब CRU। ठीक है, CRU बोलने का मतलब 8 प्रॉपर्टी तो है ही रिंग का, कॉम्यूटेटिव 1 और यूनिटी 1, तो मेरे पास टोटल 10 प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब विथ यूनिटी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, एक और प्रॉपर्टी क्या आ गया, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, तो इज़ नोन एज इंटीग्रल डोमेन। तो CRU होना चाहिए और साथ में विदाउट ज़ीरो, यूनिटी लिखा हुआ है इसको आप लोग डिवाइज़र कर लेना। ठीक है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इज़ नोन एज इंटीग्रल डोमेन, और वही CRU विथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नोन एज फील्ड। CRU अगर विदाउट ज़ीरो डिविज़र है तो वो इंटीग्रल डोमेन कहलाता है, CRU अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो वो फील्ड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि CRU के कुछ प्रॉपर्टीज़ इंटीग्रल डोमेन के, कि कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम लोग इंटीग्रल डोमेन तभी कहेंगे जब वो कैंसिलेशन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे। अब कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, दो तरह के कैंसिलेशन लॉ होते हैं, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर मान लो कि A.B है और A.C है, तो आप क्या करोगे, जनरली स्टूडेंट्स A और A को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम चूँकि लेफ्ट साइड से कैंसिल किए तो इसीलिए हमारा B इज इक्वल टू तो C आएगा ही, लेकिन इस टाइप की कैंसिलेशन को हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर B.A है और C.A है तो A और A को कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया B इक्वल टू C। तो यहाँ पे चूँकि हम राइट साइड में कैंसिल किए इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होल्ड करेगा, राइट कैंसिलेशन और लॉ होल्ड करेगा। अ डिवीजन रिंग इज ऑलवेज विदाउट जीरो डिवीजन, अ फील्ड इज ऑलवेज विदाउट जीरो डिवीजन, मतलब डिवीजन रिंग में भी जीरो डिवीजन नहीं होता है और फील्ड में भी जीरो डिवीजन नहीं होता है। इसके अलावा एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हर एक सारा फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन हम देखो यहाँ पे CRU प्लस विदाउट जीरो डिवीजन लिखे मतलब इंटीग्रल डोमेन लिखे, लेकिन हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है कि देखो QR और C, Q मतलब रैशनल नंबर का सेट, R मतलब रियल नंबर का सेट और C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो ये तीनों जो सेट है ये आपका फील्ड है और Z जो है वो फील्ड नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ा है। तो लेकिन ये चारों जो है Z, Q और RC ये चारों मेरा इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन जो भी है क्या वो सारा फील्ड होगा, नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमारा क्या आंसर होगा कि है ना, ये जितने भी फील्ड होते हैं वो आपका इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब सारे इंटीग्रल डोमेन इज़ नॉट अ फील्ड। एक वेंडरबर्न थ्योरम है, वेंडरबर्न थ्योरम में क्या आता है कि अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड, कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो फील्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बूलियन रिंग। बूलियन रिंग क्या होता है, बूलियन रिंग पढ़ाने से पहले मेन इंपॉर्टेंट एक होता है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। बूलियन रिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। हम कल की क्लास में आप लोगों को बूलियन अलजेब्रा पढ़ाएंगे, तो बूलियन अलजेब्रा में हम आइडेम्पोटेंट लॉ भी पढ़ाएंगे। तो आइडेम्पोटेंट लॉ बहुत सिंपल है कि बस A स्क्वायर करने पे अगर A आ जाए तो हम लोग उसको आइडेम्पोटेंट कहते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ गया, 0 का स्क्वायर करने पे 0 आ गया, तो इस ये मेरा आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी होता है। तो कोई भी रिंग अगर आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो हम लोग उसको बूलियन रिंग कहते हैं। जैसे कि इन मैथमेटिक्स अ बूलियन रिंग आर इज़ अ रिंग फॉर विच एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर, that is a ring that consists only of idempotent elements, that is known as boolean ring। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब बूलियन कहने का मतलब बूलियन डिजिट्स, बूलियन में हम लोग जनरली 0 और 1 पे काम करते हैं, तो यहाँ भी जो मेरा आंसर होगा वो भी 0 1 पे ही होगा, क्योंकि यही दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जिसके स्क्वायर करने पे हमें वही एलिमेंट मिलते हैं। 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिल गया, 0 का स्क्वायर करने पे 0 मिल गया, तो यही बस वो दो एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आप स्क्वायर करो। अगर आप 2 का स्क्वायर करो तो आपको 4 मिलेगा, इसके अलावा आप कोई ऐसा एलिमेंट नहीं ला सकते। कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे -1, तो ये -1 का स्क्वायर करने पे 1 मिल रहा है, तो ये तो नहीं ही होगा। सेम एलिमेंट का स्क्वायर अगर सेम आए तभी हम लोग कहेंगे।
तो बूलियन रिंग ये होता है। आज हम बूलियन अलजेब्रा का नोट्स भी आप लोगों को शेयर कर देंगे, आप लोग एक बार उसको कल की वीडियो में बूलियन अलजेब्रा ही समझाया जाएगा, तो आप लोग एक बार पहले से सारा नोट्स को देख लेना, और कुछ भी डाउट होगा तो वो कल की क्लास में बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड तो कल की क्लास में पूछ सकते हो, और आज का डाउट आप लोग डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हो। थैंक यू।